देखो भैया, एक बात बड़ी स्पष्ट है। सही तो हमारे भाई साहब ने एक प्रश्न पूछा, झाबुआ जिला ये विकास के मार्ग पर पीछे है, इसीलिए विश्व गौरव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनकी इमेजिनेशन, जिनकी सोच ये देश को आगे बढ़ाते समय ये समता, ममता, समानता युक्त होती है। और इसीलिए झाबुआ जैसे जो जिले अपने देश में अविकसित रहे 115, उसे आकांक्षित जिलों में डाला गया। सिर्फ आकांक्षित जिलों में नहीं डाला गया, उसके बाद नियोजन विभाग ने ये आदेश भी निकाला कि ऐसी जिलों की तरक्की के लिए स्पेशल प्लान बनाया जाए। मगर ये बात भी सही है कि हमने आम की गुठली अगर जमीन में डाल दी तो कोई एक साल में आम नहीं आता, उसको लगने के लिए कुछ इंतजार करना होता है। झाबुआ हो, गढ़चिरौली हो, ऐसे जितने ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है, विशेष रूप से इसका ध्यान रखा जा रहा है। आते समय मैंने भी रास्ते देखे, रास्ते के काम चल रहे हैं, रेलवे के काम चल रहे हैं, और गरीबों की उन्नति के लिए झाबुआ में भी चाहे पंतप्रधान आवास योजना हो, मातृवंदना योजना हो, किसान को 6,000 रुपये और राज्य के माध्यम से 4,000 रुपये हो, आयुष्मान भारत योजना हो, आदिवासी भाइयों की विभिन्न योजना हो, वो तो झाबुआ को, अगर मेरे पास कागज नहीं है, मगर मैं 2014 के पहले और 2014 के बाद का झाबुआ देखूंगा तो मैं विश्वास से बिना देखे ये दावा कर सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को जनता ने आशीर्वाद देने के बाद कांग्रेस के समय विकास की गाड़ी अगर 20 किलोमीटर की गति से दौड़ती थी तो हमारी 120 किलोमीटर की गति से दौड़ती है। ये सारा देश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में एक समय में 6 किलोमीटर के रास्ते बनते थे, आज हम 37 किलोमीटर के रास्ते तक पहुंचे हैं। सीमा पे कभी रास्ते नहीं बनते थे। चिदम्बरम जी कहते थे कि मेरे पास पैसे नहीं है, एंथोनी कहते थे कि मैं सुरक्षा व्यवस्था नहीं कर पाता हूँ, सीमा की सुरक्षा के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। मगर यहाँ पे हमने इस देश की सीमा की सुरक्षा भी की। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से जितनी योजनाएं विश्व गौरव नरेंद्र मोदी जी ने बनाई है, मैं समझता हूं कि इसके बगैर कोई प्रधानमंत्री ये बनाने में उतनी गति से नहीं बना पाएगा। अटल जी ने जो पथ निर्माण किया, उस पथ को आगे बढ़ाने का काम माननीय मोदी जी कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से जनता को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि 1984 के बाद इस देश की जनता ने 2019 के चुनाव में 23 करोड़ लोगों ने विश्वास व्यक्त किया। कोई जात नहीं देखी, धर्म नहीं देखा, कोई राज्य नहीं देखा। मध्य प्रदेश के मतदाताओं की आपके माध्यम से मैं धन्यवाद दूंगा। 28 लोकसभा में उन्होंने विजय प्राप्त कर दी। 84 के बाद 30 साल के बाद स्थिर सरकार पहली बार, बहुमत की सरकार, वन पार्टी मेजॉरिटी, ये जनता ने हमें दी। और मोदी जी ने उस प्रसाद को बड़े पवित्र भाव से स्वीकार किया, और जो योजनाएं उन्होंने बनाई वो विश्व भी आज सोचता है कि ये योजनाएं हो सकती है। आयुष्मान भारत योजना कभी किसी ने नहीं सोची। एक समय में ब्रिटेन में नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस को विश्व की अच्छी योजना मानी जाती थी। कोविड के समय हमने 80 करोड़ लोगों को 28 महीने तक 2,25,000 करोड़ खर्च करते हुए मुफ्त अनाज दिया। मैं समझता हूं कि ये जिम्मेदारी है, ये कर्तव्य है प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री ने कोई विशेष कार्य नहीं किया, ये कार्य उनका एक अंतर्मन का जनता के प्रति जो प्रेम भाव है वो उन्होंने व्यक्त किया। स्टार्टअप हो, स्टैंड अप हो, जैसे भाई साहब ने कहा कि कोविड में फुटपाथ पे बैठने वाले लोगों की भी चिंता उन्होंने की, और उन्होंने कहा कि पहले 10,000, अच्छा रिपेमेंट करते हो तो 50,000, ये बात भी उन्होंने की। मैं विस्तृत रूप से समय के अभाव में नहीं जा पाऊंगा, मगर आपके माध्यम से मैं जनता को इतना ही आह्वान करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के विश्व गौरव नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है, जिन्होंने भारत का सम्मान बढ़ाया है, आर्थिक दृष्टिकोण में 5वें नंबर की इकोनॉमी हुई हमारी, $3.20 ट्रिलियन इकोनॉमी, अब इसको आगे बढ़ाते हुए $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। विश्व का एवरेज जो ग्रोथ रेट है वो 1.8 है, अमेरिका का भी ग्रोथ रेट ये रुक गया है।
मगर हमारा देश 7% तक जा रहा है, आगे 10% तक जाने की बात कर रहा है। तो मुझे विश्वास है कि आपके माध्यम से मैं जनता को इतनी ही अपील कर रहा हूँ कि मौसम टूटना नहीं चाहिए, विकास रुकना नहीं चाहिए। आप हमें साथ दो, कई कार्यक्रमों की जानकारी किताबों से आपको मिल जाएगी। अगर कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे चाहिए तो मैं 2-3 मुद्दे बता देता हूँ। 2004 से 14 तक 10 वर्ष में जब यूपीए की सरकार थी तब 49.20 लाख करोड़ पायाभूत सुविधा यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च हुए, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई 117.40 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए। ये माननीय मोदी जी के विकास की गति को बताता है कि माननीय मोदी जी का विकास कौन से गति से होता है। 66 वर्ष 9 महीने 11 दिन ये मोदी जी के पहले की सभी सरकारें, और मोदी जी की सरकार आके अभी 9 वर्ष, आज का अगर मैं दिन पकड़ता हूं तो 14 दिन हुए हैं। अभी ये 66 ईयर्स बना 9 वर्ष। तो आप देखो, हमने विश्व में कोई किसी देश ने वैक्सीन मुफ्त नहीं दी, हमने वैक्सीन मुफ्त दी। सरकार कहती थी इसके पहले के प्रधानमंत्री की मैं 1 रुपया भेजता हूं तो 15 पैसे पहुंचते हैं, सबने सुना है। 85 पैसे कहाँ गायब होते थे, उन नेताओं के घर में जाते थे, वो तो बाद में ईडी में हर किसी के घर से 1000 करोड़ 2000 करोड़ जब निकलना शुरू हुआ तब ध्यान में आया कि 85 पैसे कहाँ जाते थे। यहाँ पे डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर नई योजना गई, उसमें 22 लाख करोड़ पिछले साल तक दिए गए, उसमें से 2,22,000 करोड़ का जो लीकेज था वो रुक गया। हर घर जल योजना किसी ने सोचा नहीं। शुद्ध पानी देना ये हर सरकार की जिम्मेदारी है। हमारे नदियों में पानी था मगर पहले के सरकारों में और नेताओं में पानी नहीं था, इसलिए वो जल नहीं दे पाते थे। स्वाधीनता के बाद 3.23 करोड़ घरों को पानी दिया था, अभी 3 साल में 6.29 करोड़ घरों को पानी दिया गया। शौचालय स्टैंड अप सीटिंग आपने भी देखा है भाई साहब, सवेरे किसी गांव में जा नहीं सकते थे। 11 करोड़ 50 लाख लोगों को शौचालय दिया है। हाँ, ये बात मैं मानता हूं कि अभी भी कुछ काम करने की आवश्यकता है। अगर सब कुछ हुआ तो वो तो इलेक्शन कमीशन तो बर्खास्त कर देना पड़ेगा, इलेक्शन करने की आवश्यकता ही नहीं है। सब कुछ नहीं हुआ, ये मैं भी मानता हूँ, ये प्रधानमंत्री भी कहते हैं। मगर माननीय प्रधानमंत्री जी की विशेषता क्या है, तो राहुल गांधी जी के हाथ में अगर हम कस्टर्ड एप्पल दे दे तो ज्यादा से ज्यादा उसमें कितने सीड है वो गिनेंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी के हाथ में दे दो तो उसके सीड से कितने पेड़ लगेंगे, उसमें कितने कस्टर्ड एप्पल लगाएंगे। ये इमेजिनेशन है, ये सोच है। ये सोच के आधार पे हमारे प्रधानमंत्री जो चलते हैं। 11 करोड़ 20 लाख किसानों के अकाउंट में 6,000 रुपए और मध्य प्रदेश के 4,000 रुपए। हाईवे आप जाइए भाई साहब, कहीं भी जाइए, लोग आज भी कहते हैं कि पहले हमको जाते समय हमको वाइब्रेंट मोड पे गाड़ी चलती थी, अब साइलेंट मोड पे चलती है, क्योंकि हमने देखा है कि रास्ते बहुत अच्छे हुए। किसकी सरकार में हुए, इसके पहले भी हुए, मगर वो सरकार जब थी वो सरकार की गति इतनी मंद थी कि कछुआ भी कहे कि रिश्ते में हमारे बाप लगते, इतनी मंद गति से वो चलते थे। अभी गति बढ़ गई है। अब ये गति को आप जैसे पत्रकार देशभक्त भाइयों के माध्यम से हम जनता तक ये पहुंचाना चाहते हैं कि ये जो 9 वर्ष है 9 और देश को करना है फाइन, ये सोच से माननीय प्रधानमंत्री जब काम कर रहे हैं तो उनके आशीर्वाद की आवश्यकता है, उनके दुआओं की आवश्यकता है, उनके सहकार्य की आवश्यकता है, उनके शुभकामनाओं की आवश्यकता है। एक छोटा सा एम्स है, देखो हमारे, मैं पार्टी का नाम लेना उचित नहीं समझता, ना वो सभ्यता का मुझे लगता है रूप है। कई पार्टी के नेताओं ने जब वो बीमार होते थे तो बाहर देश में जाके इलाज करते थे। क्या झबुआ में रहने वाले एक कस्बे का गरीब इलाज कर पाएगा? आयुष्मान भारत योजना की एक एम्स था स्वाधीनता के बाद कांग्रेस के कार्यकाल में, अटल जी आए 6-7 हुए और अकेले मोदी जी ने उस 7 को बढ़ा के 22 तक कर दिया। और ऐसे एम्स हॉस्पिटल नहीं है कि जो आर्कियोलॉजी विभाग को दे दे, पुरातत्व विभाग को दे दे, ऐसे खंडर नहीं है। ऐसे अच्छे हैं कि अब आपको मैं ये अभिमान से कह सकता हूं कि कई देशों के लोग जिनको हम विकसित देश कहते हैं वो भी सस्ता इलाज अगर कहीं हो सकता है तो भारत में होता है। इसलिए चेन्नई में आ रहे हैं, वो दिल्ली आ रहे हैं,
और इसको उन्होंने नाम दिया है मेडिकल टूरिज्म, कि वो यहाँ आते हैं, रिश्तेदार घूमते हैं और इलाज होता है। क्या अभिमान की बात नहीं है भारत के लिए? ये हमारे लिए क्या हम माननीय मोदी जी को धन्यवाद दे, ऐसी बात नहीं है। तो ये बातों को हमें जनता तक पहुंचाना है। वो ट्रिपल IIT हो, बाकी बात हो, एक एक स्लोगन माननीय मोदी जी ने दिया, एक एक स्लोगन, ये सिर्फ एक शब्दों का समुच्चय नहीं रहा, ये देश को एक दिशा देने का काम किया। जैसे हमारे स्वर्गीय पंतप्रधान लाल बहादुर शास्त्री जी कहते थे, जय जवान जय किसान, अटल जी आए जय विज्ञान। और आपको आश्चर्य होगा, हमने अभी जय अनुसंधान को जोड़ा। इसके पहले पेटेंट कानून में अमेरिका और चाइना के सिवा अपना देश ये कितने पेटेंट लेता था? कभी 200, कभी 300। अभी एक एक साल में हम 10-10 हजार, 15-15, 20-20 हजार पेटेंट ले रहे, क्योंकि हमने तय किया इन्वेंशन, इनोवेशन यही देश को आगे बढ़ा सकता है, पेटेंट आगे बढ़ा सकता है। और इसीलिए यूनिकॉर्न कंपनियां, कहाँ थी यूनिकॉर्न कंपनियां? आज 26 वर्ष का लड़का 10 बिलियन का अगर टर्नओवर करता है तो कारण क्या है? अब बात एक तो सही है कि देखो भैया, इसके पहले कांग्रेस के राज में परिवार की चिंता की गई, अब देश को परिवार मानकर माननीय मोदी जी काम कर रहे हैं। अगर हमारे विकास को कुछ धब्बा लगा है तो वो धब्बा तो एक धुलाई में नहीं निकलेगा, उसको तो 2-3 धुलाई की आवश्यकता होती है। तो इतना धब्बा हमारे विकास को कांग्रेस के सरकार ने लगाया है, तो एक बार 2 बार चुन के आगे थोड़ी ये विकास का धब्बा निकलेगा, उसको तो और 2024 को चुन के आने की आवश्यकता है। 24 को फिर मोदी जी की सरकार आएगी तो मैं विश्वास के साथ बता सकता हूं, हमारी $5 ट्रिलियन इकोनॉमी नहीं, इससे भी आगे बढ़ सकती है, क्योंकि विश्व अभी चिंता में है। ब्रिटेन जैसा देश एक छोटे पाव के लिए आज अड़चन में आया हुआ है। वहां पे अर्थशास्त्री जो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में पढ़ते थे, अब उनको भी भारत का सुनक ब्रिटेन का प्रधानमंत्री चाहिए, क्योंकि अर्थव्यवस्था को सीधे मार्ग पे अगर कोई ले जा सकता है तो वही ले जा सकता है। ये सोचा गया है आत्मनिर्भर भारत हो। अंग्रेज ने बनाई हुई संसद भवन को हमने अपने सेंट्रल विस्ता बनाया, जो हमारे देश के कारागिरों ने अपने हाथों से बनाया। पूरा देश के भाव से आगे बढ़ाने की ये सोच है। आप भी जानते हो 370 कदम के बारे में क्या हुआ, आप भी जानते हो तगाक के बारे में क्या हुआ, आप भी जानते हो मीर बाकी ने 1528 में विक्रमादित्य ने बनाए हुए मंदिर को मस्जिद बना के हमारे देश की आस्था अस्मिता को जो नष्ट करने का काम किया। जय श्री राम कहते हुए राम मंदिर कैसे बन रहा है, कैसे दिल्ली से कश्मीर को जोड़ा जा रहा है। कश्मीर में आज लाल चौक में तिरंगा हम फहरा नहीं सकते थे, वहां जाके हमारे भाई राहुल, हमारी बहन प्रियंका बर्फ का खेल कर सकते हैं भैया। तो आतंकवादियों को भी जो झटका देने का काम मोदी जी ने किया, तो आपकी जिम्मेदारी है जनता तक पहुंचाइए। भय मुक्त भारत, भूख मुक्त भारत, विषमता मुक्त भारत, आतंक मुक्त भारत, नक्सल मुक्त भारत, समता युक्त भारत, ममता युक्त भारत, सुखयुक्त भारत, ये संकल्प है। और आपके इस पत्रकार परिषद से मैं आपको तहे दिल से यह आह्वान करता हूं कि हमारे माननीय विश्व गौरव मोदी जी, जो हमारे भी प्रमुख नेता है, इस देश के प्रधानमंत्री है, वो आपके भी प्रधानमंत्री है। आप कोई भी विषय आपके पत्रकार परिषद में होगा तो आप पूछ सकते हो, मगर आपको मेरा यह आह्वान है कि यहाँ के झाबुआ के जनता तक जो हमने आपके सामने विचार प्रस्तुत किया है, जो विकास की बात कही है, जनता तक ये पहुंचाए। ये पहुंचाने का मार्ग आप हो और आप ये निश्चित रूप से पहुंचाएंगे, ये विश्वास के साथ मैं तहे दिल से आप सभी को धन्यवाद देता हूं। किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। सर, इंदौर में आपने कहा कि जो कांग्रेस से आए हुए लोग हैं वो विभीषण है, लेकिन विभीषण जब राम जी से मिले थे तो राम जी ने विभीषण को लंका का राजा बना दिया था, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया अभी तक राजा नहीं बन पाए हैं। भैया 8 मंत्री बन गए ना भैया मध्य प्रदेश में, ज्योतिरादित्य जी के साथ आए हुए हैं। कैसी बात कर रहे भैया? ये तो बयान आपने जो सही है कि विभीषण है, जब कांग्रेस से जो लोग आए हैं वो। देखो ऐसा नहीं, मुझे प्रश्न पूछा गया, 2 प्रश्न पूछे गए। एक प्रश्न पूछा गया कि आप क्या कांग्रेस के विधायकों को चुराते हैं? तो पहली बात भाई साहब, चुराने की बात है कि भैया, क्या वो जो विधायक आए किसी ने बंदूक दिखा के गाया क्या? किसी ने तलवार बता के गाया क्या? भैया वो पूरे होश हवास में कांग्रेस के बैठकों में बैठ कर इतने ऊब गए थे
वहां के सभी उनकी विचारधारा, उनकी सत्तांध भूमिका, उनका खुर्ची का प्रेम देखकर वो हम में आए। अब कुछ लोग हमको प्रश्न पूछते हैं कि वो कहते हैं कि देखो भैया कांग्रेस में था तो वो तो अच्छा नहीं था, आप में आए तो अच्छा कैसा होता। मैं उसका जवाब भी सीधा, अगर भाई साहब आप भोपाल में जाके अगर ट्रांजिस्टर खरीदोगे तो भोपाल का स्टेशन बजेगा, वही ट्रांजिस्टर इंदौर में आएगा तो इंदौर की भाषा बोलेगा, वहां रहेगा तो कांग्रेस के भ्रष्टाचार की भाषा शायद बोल सकता है। यहाँ आने के बाद तो वाले से वाल्मीकि ही बन सकता, वो अच्छा ही बनेगा, भाषा देशभक्ति की ही करेगा, स्टेशन हमारा ही बजेगा, क्योंकि दूसरा स्टेशन कभी नहीं बच सकता। आपने फैसलाबाद में कांग्रेस की तुलना सिगरेट के पैकेट से की? नहीं भैया, मैंने सिगरेट के पॉकेट से नहीं की, शब्द छल मत करिए। मैंने ऐसे कहा कि सिगरेट के पॉकेट पे जैसे चेतावनी लिखी होती है कि सी फॉर सिगरेट, ये हेल्थ के लिए हमें सावधान रहना चाहिए, हेल्थ के लिए बड़ी खतरनाक है, तो वैसे ही कांग्रेस पार्टी पे ये चेतावनी मैं बता रहा हूं कि ये देश के प्रगति के लिए, हेल्थ के लिए, विकास के लिए ये खतरनाक है। और ये खतरनाक है ये बताने की आवश्यकता नहीं, देश ने देखा है ना भैया, इन्होंने तो हमको मिलो खिलाया था एक जमाने में भैया। इन्होंने आतंकवाद, मैंने मुंबई का 26/11 देखा है, 1993 का बॉम्ब स्फोट देखा है, अफजल गुरु को फांसी मत दो, यही वो कहने वाले 23 नेता है। देखो भैया, औरंगजेब का उदात्तीकरण नहीं हो सकता। आप एपीजे अब्दुल कलाम को सम्मान से अपने खानों पे ले सकते हो, अफजल खान, औरंगजेब, इसको धर्म के चौकट में नहीं बैठाना चाहिए। रावण ये हिंदू है, हमने धर्म के चौकट में नहीं बैठाया, वो तो हिंदू है ना। ये रावण का दहन क्यों करते? किसी ने ये पूछा कि देखो ये रावण का दहन करने वाले हिंदू विरोधी है, किसी ने कहा क्या? फिर औरंगजेब को कुछ कहने वाले मुस्लिम विरोधी कैसे हो सकते भैया? वो मुस्लिम विरोधी कैसे हो सकते? वो एक दुष्ट बुद्धि के, अत्याचारी, व्यभिचारी, हिंदू मां बहनों पे बलात्कार करने की अनुमति देने वाला एक दुष्ट राजा, जो खुद को गाजी समझता था, आलमगीर समझता था, ऐसे दुष्ट राजा के खिलाफ ने हमने कुछ बात कही तो कांग्रेसियों के पेट में दर्द क्यों होता भैया? क्या दर्द का आवश्यकता है? आप कहो ना एपीजे अब्दुल कलाम जिंदाबाद, हम साथ में है भैया। आप अब्दुल हमीद की बात करिए ना, अब्दुल हमीद ने अपने देश के 1971 में खुद की जान दी थी, और एक अकेला अब्दुल हमीद है, वो चाहे धर्म मुसलमान हो, मगर उनके लिए हमने आर्मी का कानून बदल दिया था, उनके पुरस्कार के लिए। तो हमारे लिए अब्दुल हमीद है जो हमारी जान है, एपीजे अब्दुल कलाम है वो जान है, वो हमारा सम्मान है। औरंगजेब कैसे सम्मान हो सकता है भैया? औरंगजेब हमारा सम्मान कभी नहीं हो सकता। ये कांग्रेसी लोग सिर्फ वोटों के लिए, मतों के लिए ये भेद निर्माण करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई, इनमें भेद लगा दी कांग्रेस आई, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ खुर्ची पे प्रेम करती है। मेरा सवाल था कि प्रधानमंत्री आवास योजना बहुत बढ़िया योजना है, लेकिन एक विषमता की आप बात कर रहे थे, विषमता मुक्त सरकार। शहरों में आप 2,60,000 रुपए दे रहे हैं उसी आवास के लिए, और गाँव में आप 1,20,000 रुपए दे रहे हैं, ये विषमता कब दूर होगी? नहीं भैया, इसका कारण सीधा है। जैसे मुंबई में आप कंस्ट्रक्शन कॉस्ट देखोगे तो 7,000 रुपये आएगी, मेरे चंद्रपुर में आके देखोगे तो 1,200 रुपये आएगी। देखो भैया, इसके पीछे का तर्क एक ही है कि जो शहर इंदौर में आप मकान बनाओ और एक छोटे गांव में बनाओ, तो उसकी कॉस्ट में जो है ना, जो हम कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है उसमें थोड़ी कमतरता होती है। जैसे आप एक 5 स्टार होटल में गया, कोई चावल है भैया, यहाँ के खोमचे पे गए कोई चावल है, फर्क क्यों है? वो कास्ट जो है कीमतें बढ़ती है। मगर ये बात सही है कि जो ग्रामीण भाग के निवास की बात है उसमें कुछ पैसे बढ़ाना चाहिए, और वो प्रधानमंत्री के टेबल पे ये सब्जेक्ट अंडर कंसिडरेशन है कि हम इसमें कुछ पैसे बढ़ा पाए। कुछ बातें कुछ राज्यों ने की, जैसे हमने किया, मैं फाइनेंस मिनिस्टर था, हमने अपने राज्य से भी पैसे दिए। मैंने तो जमीन जिसकी नहीं है उसके लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जागा खरीदी योजना गई, हमने बोला, क्योंकि एक बात सही है, देखो 75 वर्ष के बाद भी हम अगर मकान नहीं दे पाते हैं तो हमने अपना चिंतन करना चाहिए। अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण, रोजगार, आरोग्य, ये 6 आवश्यकताएं वो पूरी करनी चाहिए। और
माननीय प्रधानमंत्री कोशिश कर रहे हैं, मगर ये बात तो सही है ना भैया कि एकदम से सब बदलाव तो नहीं होगा ना। जैसे कोई गंगोत्री से गंगा निकल गई तो गंगा सागर का पात्र तो हरिद्वार में तो नहीं बनेगा ना। तो विकास की गंगा निकली है तो आगे तो बढ़ते जाएगी, आगे विकास होते जाएगा, हमारा देश आत्मनिर्भर भी बनेगा। 1750 में हम पूरे विश्व में सोने की चिड़िया, दूध की नदियां बहती है, इसलिए तो हम पे आक्रमण हुए ना। अगर हमारा देश बीपीएल रहता तो कौन आक्रमण करने आता था? हम तो विश्व में पैसे वाले थे। अमेरिका में बयान दिया है कि बीजेपी को इस चुनाव में देश की जनता हराने के लिए तैयार है। हाँ जी। एक दूसरा ये हाँ कहा कि लोकतंत्र समाप्त हो गया। हाँ जी। देखो, मुझे आज भी याद है 12 जून 1975 में तो कॉलेज स्कूल में पढ़ता था, बहुत छोटा था। वहां के न्यायमूर्ति ने स्वर्गीय इंदिरा जी के खिलाफ जब निर्णय किया कि प्रधानमंत्री ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया और उन्होंने कहा कि आप प्रधानमंत्री कार्यालय जा नहीं सकते, बड़े लोकतंत्र का सम्मान किया था भैया। तुर्कमान गेट पे क्या किया? केरल में सगे भाई बहन को एक खटिया पे कपड़े उतार के आपने सुगाए। आप लोकतंत्र की बात करते हो। और राहुल गांधी जी कर रहे हैं कि यहाँ की जनता हमको मतदान नहीं करेगी। देखो, ओलंपिक में अगर झूठ बोलने का गोल्ड मेडल बनाया गया तो राहुल गांधी जी को ही मिलेगा और उसका साइज बढ़ा के मिलेगा। देखो भैया, ये कोई बात है? अच्छा, वो कहेंगे क्या मोदी जी की सरकार आएगी? देखो, उनको तो ये कहना ही होगा कि मोदी जी चुन के नहीं आ सकते। ये अगर नहीं कहेंगे वो, तो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष शायद उनको पार्टी से निकाल देंगे। आपने बहुत अच्छी तरीके से काफी सारे 9 साल की उपलब्धियां बताई, लेकिन इन सब उपलब्धियों के बाद भी कर्नाटक में हार का क्यों सामना करना? देखो, सीधी बात है, कभी कभी हार होती है, आकलन में गलती हो जाती है। देखो, हम गाड़ी चलाते हैं, मर्सिडीज वालों को भी एक्सीडेंट होता है या नहीं होता? जबकि मर्सिडीज वाला तो ये दावा करता है कि हम 1 लाख बार हमारे हर गाड़ी को चेक करते हैं। कर्नाटक में एक बात सही है कि उन्होंने मतों का पोलराइजेशन करने में उन्हें सक्सेस मिला। पहले की राजनीति में रियलिटी वर्सेस परसेप्शन, इसमें 90% रियलिटी जीतती थी, परसेप्शन 10% जीतता था। अभी एक बात ध्यान में आया कि ये मायावी रूप क्या है। जैसे देखो, प्रभु राम तो महापराक्रमी थे, बंधु लक्ष्मण भी महापराक्रमी थे, मगर पीछे से जब बंधु लक्ष्मण पे बाण चलाया गया तो मूर्छित हुए ना, वो नहीं हुए। तो ऐसा समझ लो कि कर्नाटक की हार ये हमें एक बात ध्यान में लाती है कि सभी राजनीतिक पार्टियों को देश के विकास की, प्रगति की चिंता नहीं है। उनको लगता है मोदी हटाओ और हमारी पार्टी बचाओ, उनको देश बचाने की भावना नहीं है। तो कर्नाटक के हार में टीपू सुल्तान के उदात्तीकरण करके उन्होंने जेडीएस के जो वोट है वो कम कर दिया। हमारे तो 36% पिछले चुनाव में थे, इस टाइम भी 35.9 के आसपास है, थोड़े से वोटों से हमारे। अब गुजरात में तो उनकी तो 156 हमें 182 में से सिर्फ 16 उनके बचे। अगर हमारे 156 ऐसे जोर से सांस भी ले देना तो वो 16 पार्टी में आ जाएंगे। तो ऐसी बात नहीं है, गुजरात में हम जीते, कर्नाटक में हारे। आप लोगों के प्रेम मोहब्बत में मध्य प्रदेश, राजस्थान जीतेंगे तो कर्नाटक की जो हार है वो हार को हम विजय में रूपांतरित कर देंगे। इसमें कोई अड़चन की बात नहीं है। ऐसा कोई नहीं है कि कर्नाटक में हारे अन्य देश में हारेंगे, ऐसा नहीं होता भैया। ये चलते रहता है, हार जीत चलते रहती है। और ये हार जीत से पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, ये भाव से काम करता है। क्योंकि हमारा भाव ये किसी परिवार को सत्ता में बैठाने का नहीं है। हमारा भाव देश के सम्मान के लिए है, देश को आगे बढ़ाने के लिए। इसलिए ये देश का एक अकेला प्रधानमंत्री है जो खुद को प्रधानमंत्री नहीं प्रधान सेवक कहता है। और एक झटके में पहले लाग दिए गए गाड़ी के लिए कैसे मरते थे मुझे मालूम है। कई लोग विधायक मंत्री लाग दिया गाड़ी पे लगना चाहिए कि क्या क्या करते थे। मैं तो 30 साल से विधायक हूँ, कांग्रेस के नेताओं को मैं अच्छे से पहचानता हूँ कि वो लाग दिए के गाड़ी के लिए मरते थे। एक झटके में हमारे प्रधानमंत्री ने कह दिया, लाग दिया कोई मंत्री के गाड़ी पे रहेगा नहीं। आपका काम लाग दिया गाड़ी पे लगाकर घूमने का नहीं है,
लाल खून के इंसान पे प्रेम करते हुए इस देश के सम्मान को आगे बढ़ाना है, विश्व गौरव बढ़ाना, ये भाव से है। तो कर्नाटक के पराभव को हम सकारात्मक दृष्टिकोण से लेते हैं और मैं ये विश्वास से बता सकता हूं कर्नाटक का कांग्रेस का विजय ये उनको विजय से पराभव तक लेके जाएगा, क्योंकि इतना अहंकार उनमें भर गया है, इतना अहंकार भर गया है, तो अहंकार का तो घमंड टूटेगा, ये मेरा विश्वास है।